हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्किल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो कंटेंट में पोल साइंस के अंतर्गत भारतीय संविधान एक अवलोकन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भाग एक में सर्वप्रथम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके मुख्य तथ्य यहाँ यह है, वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें जो वर्णन है तो नए राज्यों के निर्माण, नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में बताया गया। अब इसके बाद भाग 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता है, एक ही प्रकार का नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। इसमें मुख्य बिंदु मुख्य रूप से उभर कर आता है जो सर्वप्रथम है कि नागरिकता का बना रहना या संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पास किया है। अभी पिछले वर्ष उस समय पहले नागरिकता को लेकर देश में काफी आंदोलन हुए और चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें मुख्य रूप से एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा है कैग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भाग 3 में चर्चा करेंगे। इसमें फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें 12 से 35 तक है। कुल अनुच्छेदों की संख्या 23 है। इसमें पहला जो याद रखना है कि मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 12। दूसरा है समानता का अधिकार। तो इसमें मुख्य रूप से समानता की बात अनुच्छेद 14 से 18। इसमें ये वर्णन है कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। 15 में धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर निषेध। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर। 17 में है अस्पृश्यता कान, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। उसी प्रकार 18 में उपाधियों का अंत। अब इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। सभी के लिए बोलने का, व्यापार करने का, घूमने का अधिकार इसमें दिया गया है। इसमें चौथा जो लिखे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24 है। इसमें बराबर कंफ्यूजन यह होता है कि जैसे ही पूछा कि बलात्श्रम का निषेध, तो उसमें बलात्श्रम का मतलब हुआ कि कोई भी जो वयस्क आदमी है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके लिए आर्टिकल 23 होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसमें लगा दिया कि 6 से 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कल कारखानों या किसी होटल में काम पर नहीं लगाया जा सकता, तो अनुच्छेद 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें राज्य सरकार या सरकार किसी को पार्टिकुलर रूप से कोई धर्म मानने के लिए बाध्य न है, सभी अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। इसमें जो अगला है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये 6ठा, 29 और 30 में। इसमें मुख्य रूप से 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण बराबर पूछा जाता है। अब 30 में है शिक्षा संस्थाओं के स्थापना से संबंधित बातें की गई। अब भाग 4 में आगे चलेंगे। इसमें भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें मूल रूप से राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है।
निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। ये राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को इंगित करता है। इसमें राज्य की इच्छा शक्ति पर है कि वो इसका बातों को कितना लागू कर सकता है। इसमें सर्वप्रथम जो है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 ये भी बराबर पूछता है। काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। एक समान सिविल संहिता 44। ये हमारे देश के एकमात्र राज्य गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 45। दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 46 में बराबर पूछता है। इसमें अगला जो है पोषाहार स्तर, कुपोषण दूर करने के लिए, पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य का दायित्व या कर्तव्य, यह अनुच्छेद 47 में है। कृषि और पशुपालन सहायता या संगठन अनुच्छेद 48 में। पुराने स्मारकों का संरक्षण 49 और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। भाग 4 के क्रम में मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी। ये हमारे संविधान में प्रारंभ से नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है, रूस से लिया गया है। 51 का में है, 51 ये भी लिखता है। इस मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर इसको संविधान में जगह दिया गया। इसमें वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसमें सबसे जो लेटेस्ट है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। अब इसके बाद जो भाग 5 है, तो अगर पूछता है कभी कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है 5 है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आता है। इसमें मुख्य रूप से हैं जैसे भारत के राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 52 में है, और संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। अब इसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितना प्रमुख बिंदु है उसके बारे में जानना पड़ता है। जैसे एक सवाल पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका विवरण दिया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 54 में अगर पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 54 में है। अब आप भली भांति जानते होंगे कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं राष्ट्रपति के, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इसी प्रकार अब आगे राष्ट्रपति से संबंधित शपथ है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा जैसे क्षमादान या राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसमें 2-3 सवाल बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है, तो संविधान के उल्लंघन, अतिक्रमण करने पर अमेरिका से लिया गया। इसमें है कि कभी इसमें ये पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए किस सदन, तो किसी भी सदन में एक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लेकिन
इससे कार्यवाही शुरू करने के पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। ये भी पूछता है कि कितना दिन पूर्व सूचना देना है, 14 दिन पूर्व। अब इसके बाद राष्ट्रपति मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, तो वो आर्टिकल 72 में है, 72 में। इसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अब इसके बाद जो यहाँ आए हैं, दूसरा पॉइंट में यहाँ लिखे हैं संसद। तो संसद का गठन किस आर्टिकल में, 79 के अंतर्गत होता है, किससे मिलकर होता है? तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। कभी कभी इसमें पूछता है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? तो राष्ट्रपति। क्यों अभिन्न अंग क्यों कहा गया है? तो अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है कि दोनों सदनों के द्वारा जब कोई भी कानून पारित किया जाएगा और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून बनेगा नहीं, और वो कानून नहीं बनेगा तो वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट या लागू नहीं होगा। अब इसके बाद है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद कितना, 123 में। इससे भी कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो लोक महत्व के मामले में उनकी नजर में अविलंबनीय कि जिस पर कार्यवाही बिना देर किए हुए जरूरी है, तो उस पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसमें पूछता है कि कब जारी कर सकते हैं? तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, और कितने दिनों के अंदर संसद के द्वारा इसको पारित होना जरूरी है, नहीं तो निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये है 42 दिन। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत लिखे हैं, संघ की न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली जो है। अब इसके अंतर्गत इसकी कार्य अभिलेख न्यायालय भी है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लिया जा सकता है। विधि के मामले पर कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, तो अनुच्छेद 143। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं। अब उसके बाद जो पांचवी कड़ी है, उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षा, कंट्रोलर है, ऑडिटर जनरल, 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ये सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है राशि, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, यही इसमें वर्णन है। इस वीडियो में आज तक इतना ही, और अगली वीडियो में जो शेष बचा हुआ है इससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।